ठीक है, तो अब बात करते हैं पॉइजन एंड एंटीडोट की। तो नाम से पता लग रहा पॉइजन क्या होता है, जो कि हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को चेंज कर दे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना, और मेरे सारे ऑर्गन्स जो हैं सही से काम कर रहे हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गया, या फिर मेरा लीवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यूरिनरी ब्लैडर बढ़िया है, यूरेटर बढ़िया है, यूरिन अच्छे से पास आउट हो रहा है, किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पर अगर गलती से मेरी बॉडी के कॉन्टेक्ट में पॉइजन आ जाता है, तो अलग अलग पॉइजन जो है अलग अलग तरीके से मेरी बॉडी के फंक्शन को चेंज करेंगे। हो सकता है ये कोई पॉइजन है, सपोज दिस इज अ पॉइजन, ये पॉइजन मेरी बॉडी के कांटेक्ट में आया, गलती से इस पॉइजन को मैंने निगल लिया, तो क्या होगा, ये पॉइजन हो सकता है मेरी किडनी डैमेज कर दे, हो सकता है ये पॉइजन जो है मेरे आरबीसी के बनने को बंद कर दे, हो सकता है ये पॉइजन जो है मेरे ब्रेन के फंक्शनिंग को अफेक्ट कर दे, हो सकता है मुझे पागल कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब कि पॉइजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में जाकर हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को चेंज कर दे, अल्टर कर दे, बदल दे, उसे कहेंगे पॉइजन। ठीक है, अब इस पॉइजन से बचने के लिए हमें चाहिए होता है एंटीडोट। तो बहुत तरह के पॉइजन है, बहुत तरह के एंटीडोट है। जाइए, जाकर लेक्चर देखिए पॉइजन एंड एंटीडोट का, और फिर वापस आ जाइए। वापस क्यों आना है? क्योंकि आपको यहां पर सोडियम थायोसल्फेट की ऐसे देखना है। ऐसे का मतलब तो आपको पता ही है कि हमारे पास कोई सैंपल है, उस सैंपल में हमें पता करना है कि कितना अमाउंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट है। तो अगर हमें हमारे सैंपल में पता करना है कि कितना अमाउंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट है, तो हमें करना पड़ेगा ऐसे। और यहाँ पर स्टार लग रहा है इसलिए इसका ऐसे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिलेबस वालों ने बोला है ना, पीसीआई के अकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा। तो जाइए, जाके पॉइजन एंटीडोट देख कर आइए, फिर सोडियम थायोसल्फेट का आपको ऐसे बताऊंगा। अब आप बोलोगे सर बाकी भी तो कंपाउंड है, एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, सोडियम नाइट्राइट 333 हो गया, फिर इनको कौन पढ़ाएगा? अरे एक्टिवेटेड चारकोल तो आप अभी लेक्चर में देख लोगे। और रही बात सोडियम नाइट्राइट की, इसमें कुछ नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यूजेस, स्टोरेज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सिनोनिम, बात खत्म। और ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, तो ये नोट्स में अटैच कर दूंगा। ये तो एक कंपाउंड है जो याद करना है। पर सबसे पहले कंसेप्ट समझो, उसके बाद आकर ऐसे समझो, और फिर अपने टॉपिक को क्लियर करो। जाइए देख कर आइए फटाफट। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि पॉइजन का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो कि आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को अल्टर कर दे, चेंज कर दे, जो कि आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो, खतरा बने, जानलेवा हो। ठीक है, अब पॉइजन को सही करने के लिए हम लेते हैं एंटीडोट। ये बात आपको क्लियर हो गई, दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर है। एक और वर्ड आता है पॉइजनिंग। इसका क्या मतलब होता है? तो जो पॉइजन लेने की प्रोसेस होती है ना, कंजप्शन करने की प्रोसेस, कंज्यूम करने की प्रोसेस, उसको बोलते हैं पॉइजनिंग। मतलब ये वो कंडीशन है जब जो बंदा है वो पॉइजन ले रहा है बॉडी में, तो उसे क्या बोलेंगे? पॉइजनिंग। और ये दोनों डेफिनेशन, तीनों डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई है। देखिए यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है कि पॉइजनिंग का मतलब होता है कि पेशेंट जो है पॉइजन को कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूमिंग की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं पॉइजनिंग। यहाँ पर कोई हेल्थी इंडिविजुअल खड़ा है, और अगर वो एक्सपोज हो गया, किसी के कांटेक्ट में आ गया, ऐसे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ गया जो कि हार्मफुल है, तो फिर वो उसके लिए जानलेवा भी बन सकता है। यहाँ पर मैंने पॉइजन बता रखा है। तो पॉइजन के बारे में डेफिनेशन भी लिखी है। ऐसे एजेंट, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, चाहे वो आपने इंटेंशनली लिया हो या अनइंटेंशनली, मतलब कि एक्सीडेंटली लिया हो, तो उस कंडीशन में वो एजेंट क्या करेंगे? आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को चेंज कर देंगे। तो ऐसे एजेंट जो कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन को चेंज कर दें, जो कि आपकी जान के लिए खतरा हो, उन्हें हम कहते हैं पॉइजन। यहाँ पर सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड नेचर ऑफ पॉइजन, दे आइदर अफेक्ट सोमेटिक सेल और जीन लेवल। कल हमने डिटेल में बात करी है कि सोमेटिक सेल को भी अफेक्ट कर सकते हैं, जीनोटॉक्सिसिटी भी कर सकते हैं, बहुत ही डिटेल में हमने देखा था। और ये भी देखा था कि हेरिडिटी के चांसेस भी होते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, मतलब बच्चे में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक, अब बात करते हैं कैटेगरी ऑफ पॉइजन की। तो दो तरह से पॉइजन है, एक ऐसा पॉइजन जिसका एंटीडोट है, और एक ऐसा पॉइजन जिसका एंटीडोट नहीं है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइजन है, तो पॉइजन का एंटीडोट है, मतलब कि उसका स्पेसिफिक एंटीडोट है। ये वर्ड यूज रखना, स्पेसिफिक एंटीडोट, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी पॉइजन के लिए यूज ले रहे हैं। तो पॉइजन के लिए जो एंटीडोट यूज ले रहे हैं वो उसी पॉइजन के लिए ले रहे हैं, तो उसे बोलेंगे स्पेसिफिक। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइजन के लिए आपको एक पर्टिकुलर एंटीडोट दिया हुआ है। ठीक है,
फिर मैंने आपको बताया कि पॉइजन जुड़ेगा तो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और फिर आपको हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम एंटीडोट देंगे ये एंटीडोट आके जुड़ जाएगा, पॉइजन नहीं जुड़ेगा, और एंटीडोट आके जुड़ गया तो रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, पॉइजन जुड़ नहीं पाएगा, और पॉइजन जब तक रिसेप्टर से जुड़ेगा नहीं तो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा नहीं और आगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो कि हार्मफुल फार्माकोलॉजिकल एक्शन से वो आएंगे ही नहीं। अब हमारा मेन मुद्दा ये है कि जब एंटीडोट नहीं हो तब हम कैसे पेशेंट को सही करें। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इन केस व्हेन स्पेसिफिक एंटीडोट इज नॉट अवेलेबल सपोर्टिव थेरेपी इज मेन ट्रीटमेंट। जब आपके पास किसी पॉइजन का स्पेसिफिक एंटीडोट अवेलेबल नहीं होता है तो उस कंडीशन में सपोर्टिव थेरेपी बहुत ज़्यादा काम आती है। अब ये सपोर्टिव थेरेपी होती क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बंदा खड़ा है और उसने गलती से पॉइजन ले लिया, चाहे पॉइजन इंटेंशनली लिया हो या अनइंटेंशनली, इस बंदे की बॉडी में आ चुका है पॉइजन। तो अब क्या होगा, इस बंदे में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अफेक्ट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अफेक्ट होगा, हो सकता है इसका दम घुटे, हो सकता है इसको सांस ना आए, हो सकता है ये बेहोश हो जाए, हो सकता है ये कोमा में चला जाए धीरे धीरे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका रेस्पिरेशन मेंटेन रखेंगे, इसका सर्कुलेशन मेंटेन रखेंगे। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे नेजल कैविटी के थ्रू होते हुए मेरे लंग्स में जाएगी और उसके बाद मुझे दम घुटने का एहसास होगा, क्योंकि जनरली मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, एयर लेता हूँ, मैं कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लेता। तो उस कंडीशन में मुझे दम घुटने का एहसास होगा और मैं बेहोश भी हो सकता हूँ, फर्दर मेरे अंदर टॉक्सिसिटी डेवलप होगी। तो उस कंडीशन में सबसे पहले मेरे को क्या करना चाहिए, जहां भी ऐसा एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट से मुझे दूर जाना चाहिए। तो सबसे पहला तो यही है कि आप दूर चले जाओ उस एनवायरनमेंट से। जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो आपका दम घुटेगा, दम घुटेगा तो आपको उठ के चला जाना चाहिए। तो सबसे मेन तो यही है कि जहां भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है सबसे पहले तो उससे दूर हो जाओ। जैसे कि इंडस्ट्री में केमिकल वगैरह रिलीज हो रहे हैं तो वहां से आप दूर हो जाओ, क्योंकि फर्दर आप लगातार कांटेक्ट में आओगे तो फिर पॉइजन का इफेक्ट बढ़ेगा। हो सकता है आप कोमा, डेथ या फिर आप बेहोश हो जाओ, हो सकता है आपकी बॉडी में वो अच्छे से फैल जाए, फिर हम रोक भी नहीं पाएंगे, ना डॉक्टर्स रोक पाएंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होती है। अब जैसे मान लीजिए पॉइजन बॉडी में चला गया, तो पॉइजन बॉडी में जाने के बाद हम उसे कई तरीके से निकाल सकते हैं। अभी बहुत सारे तरीके देखेंगे कि पॉइजन को यूरिन के थ्रू निकाल दो, पॉइजन को फिकल मैटर के थ्रू निकाल दो, पॉइजन को स्वेटिंग के थ्रू निकाल दो, पॉइजन को उल्टी के थ्रू निकाल दो, कई तरीके हैं। तो सारे तरीके देखने वाले हैं। यहां पर आपको लिखा है ऑक्सीजनेशन या फिर वेंटिलेशन बोल लीजिए आप। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना कार्बन मोनोऑक्साइड का, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में आ रहा हूँ, तो फिर वहां से मुझे हटना है और हटने के बाद मुझे ऑक्सीजनेशन या फिर वेंटिलेशन के थ्रू ऑक्सीजन को लेना है, मतलब एक खुले एनवायरनमेंट में मुझे जाना है। तो ये कुछ नॉर्मल तरीके हैं उस कंडीशन में जब कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे लंग्स में या मेरी बॉडी में सर्कुलेट होना स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद बात करते हैं हीमोडायनेमिक सपोर्ट, फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ सीजर्स, फिर आता है करेक्शन ऑफ टेम्परेचर एबनॉर्मलिटीज। ये सारे सपोर्टिव केयर होते हैं कि हम उसके टेम्परेचर को नॉर्मल रखें, उसके सीजर का ट्रीटमेंट कर दें, हीमोडायनेमिक हम सपोर्ट करें, उसे ब्लड वगैरह में प्रॉब्लम ना आने दें, उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, वेंटिलेशन प्रोवाइड करें। तो ये सारे सपोर्टिव केयर के अंदर आते हैं। जैसे कि हम रेस्पिरेशन को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह देकर प्रॉपर। उसके बाद हम सर्कुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी जहर जाता है, जब भी पॉइजन जाता है, चाहे वो कोई सा भी पॉइजन हो, तो सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, ये सारे जो आपके जो भी प्रोसेसेस होते हैं, बड़े बड़े मेजर ऑर्गन जो है यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोसेस सही से नहीं हो पाती। अभी जैसे मान लीजिए सर्कुलेटरी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, कार्डियक अरिथमिया, कंडक्टेंस डिस्टर्बेंस, जो ऐसे नोट कंडक्टेंस करता है ना, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है, उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो ध्यान रखना, हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, कार्डियक एरिथमिया हो सकता है और कंडक्शन डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। पॉइजन लेने की वजह से दिल में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमें सर्कुलेशन को मेंटेन रखना है, हमें रेस्पिरेशन को मेंटेन रखना है और ये सपोर्टिव केयर से कुछ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। अभी तक हमने क्या देखा, ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट था कि पॉइजन आ जाएगा तो क्या होगा, पॉइजन के खिलाफ एंटीडोट कैसे काम करता है, जिसका एंटीडोट नहीं होता उसको आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब मेन देखो, अगर किसी बंदे ने पॉइजन ले लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बंदा खड़ा है और इस बंदे ने पॉइजन ले लिया, चाहे इंटेंशनली लिया हो चाहे अनइंटेंशनली लिया हो।
अब इंटेंशनली या अनइंटेंशनली पॉइजन लेने के बाद हो सकता है ये बंदा कोमा में चला गया हो सकता है ये बंदा बेहोश हो गया हो सकता है ये बंदा बिल्कुल होश में ना हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि इसने पॉइजन लिया कौन सा होगा, उस पॉइजन का इफेक्ट क्या होगा। हमें तो ये पता करना पड़ेगा ना कि यार पॉइजन कौन सा होगा। तो अगर इस बंदे ने इंटेंशनली लिया है, जानबूझकर लिया है, तो इससे हम पूछ सकते हैं कि भाई आपने कितनी क्वांटिटी में कौन सा पॉइजन लिया है, ताकि हम उसका एंटीडोट दे दें। और एंटीडोट नहीं हो तो सपोर्टिव थेरेपी तो कम से कम दे ही दे। ठीक है, तो हमें अगर बंदे ने इंटेंशनली लिया है तो हमें पता लग जाएगा कि आपने कौन सा पॉइजन लिया है, और अगर बंदे ने अनइंटेंशनली लिया है, एक्सीडेंटली लिया है, तो हमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि उससे भी नहीं पता कि उसने कब कौन सा पॉइजन ले लिया अपनी बॉडी में जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो रही है। तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा पॉइजन कौन सा है, उसका नेचर क्या है, उसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो पॉइजन स्पेसिफिक मेजर में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन। सबसे पहले हमें पॉइजन को पहचानना है कि बंदे ने पॉइजन लिया तो कौन सा लिया, किस नेचर का लिया, कितनी क्वांटिटी में लिया, उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका एंटीडोट क्या होगा, तब हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ टेस्ट दे रखे हैं जिसकी वजह से आप पता कर सकते हैं कि वो जो बंदा था उसने कौन सा पॉइजन लिया है। ठीक है, जैसे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होती है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड होते हैं, जहां पर आप ब्लड को, यूरिन को, टिश्यू को एनालाइज करते हो। आई रिपीट, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, जहां पर आप ब्लड को, यूरिन को, टिश्यू को एनालाइज करते हो। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपका हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन, पॉइजन को पहचानना है। दूसरा हो गया आपका प्रिवेंशन ऑफ फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन। जैसे मान लीजिए यहां पर आप खड़े हैं, ये पॉइजन है, आपने ले लिया, तो मेरा मेन काम क्या होगा कि अगर आपने पॉइजन तो ले लिया, अब इस पॉइजन को मैं फर्दर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ना होने दूं। अगर ये एब्जॉर्ब होगा ही नहीं तो अपना एक्शन देगा ही नहीं। तो सबसे पहला तो तरीका होता है कि मैं आइडेंटिफिकेशन करूं कि पॉइजन कौन सा है। जब मुझे पता लग जाएगा कि पॉइजन कौन सा है, उसके बाद मैं उसे एब्जॉर्ब ही नहीं होने दूंगा। देखो कितने तरीके हैं उसके एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए। सबसे पहला है रिमूवल फ्रॉम द एनवायरमेंट। जैसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड के मैं कॉन्टेक्ट में आ रहा हूं, तो सबसे पहले मैं उस एनवायरमेंट से दूर चला जाऊं जहां से मुझे टॉक्सिसिटी आ रही है, जहां से मुझे पॉइजनस मटेरियल मेरी बॉडी में आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर चारों तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो यहाँ से मुझे सबसे पहले हट जाना चाहिए। उसको बोलते हैं रिमूवल फ्रॉम द एनवायरमेंट। अगर पेशेंट आपका वहां पर है जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से पेशेंट की हालत और खराब होती जा रही है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले पेशेंट को वहां से हटाओ। दूसरा, इमेसिस। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, और मेरे सामने आप खड़े हो, क्योंकि मैं तो पॉइजन लेने वाला नहीं, आप भी मत लो, पर मैं पढ़ाने के हिसाब से बता रहा हूं। जैसे ये पॉइजन है, ठीक है, आपने ले लिया, ओरली लिया। कैसे लिया? ओरली। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको उल्टी करवा दूंगा, ऐसी दवाई दूंगा। मैंने आपको पढ़ाया ना फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 1 लास्ट टॉपिक, इमेटिक्स, जैसे कि एपोमॉर्फिन। तो मैं आपको ऐसी दवाई दूंगा जिससे आपको उल्टी हो जाए, और जब उल्टी हो जाएगी तो जो भी पॉइजन आपके स्टमक में होगा, अभी अभी जो आपने पॉइजन लिया है जो कि आपके स्टमक में है, वो सारा रिलीज हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आप एपोमॉर्फिन कैसे दोगे? मैं आपको एपोमॉर्फिन आईवी रूट के थ्रू दूंगा, तो फटाफट वो एक्शन देगा, 3 मिनट में आपको उल्टी करा देगा। तो बहुत ही जल्दी उल्टी आ जाती है विद द हेल्प ऑफ एपोमॉर्फिन। तो कभी भी अगर किसी ने पॉइजन लिया है, आई रिपीट, कभी भी अगर किसी ने पॉइजन लिया है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, एपोमॉर्फिन का इंजेक्शन दे सकते हो, अगर ओरली लिया है तो। जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनना, यहां पर ये बंदा खड़ा है, इसने लिया पॉइजन आईवी के थ्रू। यहाँ पर ये दूसरा बंदा खड़ा है, इसने लिया पॉइजन ओरल रूट से। तो कौन सा बच सकता है? ओरल रूट वाला बच सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं उल्टी करवा दूंगा। पर अगर मैं इसे उल्टी भी करवा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने लिया है पॉइजन को इंट्रावेनस, सीधा सर्कुलेशन में गया। अब वो ब्लड सर्कुलेशन में गया तो स्टमक में तो होगा नहीं। तो इस केस में जब पॉइजन आईवी रूट के थ्रू लेते हैं तब आप इमेटिक का यूज नहीं कर सकते। जब पॉइजन आईवी रूट की तरफ नहीं लेते तब आप एमेटिक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर ओरल रूट से लिया है तो स्टमक में कहीं ना कहीं पॉइजन होगा, और विद इन 30 मिनट, विद इन 1 आवर आपको ये करना है, नहीं तो फिर वो स्टमक से फर्दर पॉइजन एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी बॉडी में। तो जल्द से जल्द उसे एमेटिक दे देते हैं। क्लियर हो गया? पर एमेटिक किस कंडीशन में नहीं दे सकते? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं,
और यहाँ पर कई तरह के पॉइजन है, जैसे कि ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एल्कली मतलब कि बेस, ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सब पॉइजन है, ठीक है। ये हो गया आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दिस इज योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये भी क्या है, पॉइजन है। अब यहाँ से अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड पी लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस पी लेता हूँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पी लेता हूँ, तो इस कंडीशन में मैं इमेटिक नहीं दूंगा। क्यों सर, क्यों नहीं दोगे? आप तो कह रहे थे कि ओरली लोगे तो दे सकते हैं, ये सब भी तो ओरली जा रहे हैं, तो फिर हम इसमें इमेटिक क्यों नहीं दे सकते? अरे मेरे भाई, इसलिए इमेटिक नहीं दे सकते क्योंकि ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कलाई, और ये क्या है, पेट्रोलियम। तो यहाँ पर अगर आप इमेटिक दोगे और इस बंदे ने अगर उल्टी करी, तो उल्टी करने के टाइम इसका ईसोफेगस पूरा जल सकता है, नेजल रूट डैमेज हो सकता है, ओरल रूट डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। तो ध्यान रखना, इन कंडीशंस में इनको बोलते हैं कोरोसिव। क्या बोलते हैं? कोरोसिव। तो कोरोसिव मटेरियल की कंडीशन में आप इमेटिक्स को प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि इमेटिक्स उल्टी करवाता है, और उल्टी करने के टाइम अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आपने पिया होगा, स्ट्रॉन्ग बेस आपने पिया होगा, पेट्रोल वगैरह आपने पिया होगा, तो उस कंडीशन में आपका ईसोफेगस भी जल सकता है। ठीक है सर, कोरोसिव मटेरियल में इमेटिक का यूज नहीं करेंगे। और कहां पे नहीं करना वो भी बता दो। अनकॉन्शियस पेशेंट्स में मत करना, कर ही नहीं सकते। ठीक है सर, कोरोसिव हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, और बताओ। और देखो, यहां पर ये बंदा खड़ा है, ठीक है, इस बंदे को प्रॉब्लम है, इसका सीएनएस जो है हाइपर एक्टिव है। क्या है? हाइपर एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है, इसका सीएनएस हाइपर एक्टिव है, ये पागल है। ठीक है, हमने देखा ना शिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन, हाइपर एक्टिविटी रहती है, सीएनएस हाइपर एक्टिव रहता है, तो ये पागल है या फिर पागल जैसा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा सीएनएस इसका हाइपर एक्टिव रहता है। तो इस कंडीशन में अगर ये पॉइजन ले लेता है, तो पॉइजन अगर ये ओरली भी लेता है तो भी हम इसे इमेटिक्स नहीं दे सकते। अब बताओ सर ऐसा क्यों, कि ये बंदा, इसका सीएनएस हाइपर एक्टिव है और ये ओरली आपको पॉइजन ले रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है इसको इमेटिक देने में? इसको उल्टी करवा दो ना। ये जो पॉइजन है ये भी तो नॉर्मल है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये पेट्रोल है, तो फिर क्यों नहीं दे सकते? ना ये केरोसिन है, तो फिर क्यों इमेटिक नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते वो देखो। अगर मैंने इसको इमेटिक दी, तो इमेटिक क्या करते हैं? इमेटिक आपके CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। पहले ही आपका ब्रेन हाइपर एक्टिव है, ये एमेटिक्स जाके उसे और एक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से आपको ट्रेमर्स हो सकते हैं, आपके हाथ पांव दूजना शुरू हो सकते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम आ सकती है, आप पागल भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, एमेटिक्स को आप कोरोसिव मटेरियल के केस में, अनकॉन्शियस के केस में, सीएनएस हाइपर एक्टिविटी के केस में बिल्कुल भी यूज ना करें। और ओरल रूट से अगर पॉइजन लिया गया है तभी इमेटिक्स असरदार होगा। अगर पॉइजन आईवी रूट से लिया है तो इमेटिक्स का कोई भी असर नहीं होने वाला। यहां तक आपको क्लियर हो गया? उसके बाद है गैस्ट्रिक लवेज। तो गैस्ट्रिक लेवेज बोल लीजिए, गैस्ट्रिक लवेज बोल लीजिए, जिससे आपको सही लगे। वैसे लव, ठीक है, समझ गए होंगे आप, अच्छा लगेगा आपको नाम। तो ये जो गैस्ट्रिक लेवेज होता है, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक पाइप को डालते हैं, ठीक है, ओरली हम एक पाइप को डालते हैं हमारे स्टमक में, और वहां पर रिलीज करवाते हैं ल्यूक वार्म वाटर। जैसे मान लीजिए आपका स्टमक है, इस स्टमक में हमने एक पाइप इंसर्ट किया, और इस पाइप के थ्रू हम डलवाते हैं यहाँ पर ल्यूक वार्म वाटर, ताकि यहाँ पर जो भी पॉइजन वगैरह हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सक्शन पंप होता है, उससे सक कर लेते हैं हम, पॉइजन को निकाल लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है जब आप उल्टी नहीं करवा सकते पेशेंट को, जैसे कि मान लीजिए पेशेंट कोमा में है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, या फिर पेशेंट जो है हाईली एसिडिक या फिर हाईली बेसिक या फिर पेट्रोल या फिर आपका कैरोसिन वगैरह पी चुका है, या फिर पेशेंट का सीएनएस हाइपर एक्टिव होता है, तो इन सभी कंडीशन में उल्टी तो करवा नहीं सकते। तो उल्टी जिस कंडीशन में नहीं करवा सकते, उस कंडीशन में गैस्ट्रिक लेवेज का आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ पर आपको एक पाइप इंसर्ट करना है स्टमक में, और फिर वहां पर ल्यूकवार्म वाटर डालना है शुरू में, जिसकी वजह से स्टमक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वहां से जो भी पॉइजन है आप सक कर सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं सक्शन पंप के थ्रू। नेक्स्ट है आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन। यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं बेचारा सीधा साधा, ठीक है, अगर मेरे शरीर में पॉइजन आ गया, तो पॉइजन को एडजॉर्ब करने के लिए, देखो नाम से पता लग रहा एडजॉर्प्शन, जैसे मैं चारकोल जो देता हूं ना, जैसे सपोज ये चारकोल है, ये रेड कलर से जो मैंने बनाया चारकोल है, चारकोल के ऊपर क्या होता है पता है,
पॉइजन का एड्सॉर्प्शन हो जाता है। ये पॉइजन है जो मैंने दिखाया, तो ये पॉइजन यहाँ पर जाके चारकोल की सरफेस पे अटैच हो जाते हैं इस तरह से। तो पॉइजन चारकोल की सरफेस पे अटैच हो जाते हैं। पॉइजन रिसेप्टर से अटैच होने की जगह हमारे दिए गए चारकोल से अटैच हो जाएंगे, और अगर चारकोल से अटैच हो गए, चारकोल पे एड्सॉर्ब हो गए, तो क्या यहां से पॉइजन रिसेप्टर पे जुड़ पाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे। ये अलग तरह से इस पे एड्सॉर्ब हो चुके हैं, तो अब हमें टेंशन नहीं है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। एमेसिस हो गया, गैस्ट्रिक लेवेज हो गया, उसके बाद केमिकल एड्सॉर्प्शन हो गया। अब नेक्स्ट है आपका, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और पॉइजन आपके ब्लड सर्कुलेशन में जा चुका है। कहाँ पर जा चुका है? बीसी मतलब बेटा ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में जा चुका है, और ये ब्लड जो है फिल्टर होता है किडनी में, और किडनी में ब्लड फिल्टर होके बनाता है यूरिन, आप सभी को पता है। और ब्लड में क्या है? ब्लड में है पॉइजन। तो ये पॉइजन भी किडनी के थ्रू फिल्टर होके, यूरिन फॉर्मेशन होके आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसे बोलते हैं एलिमिनेटेड वाया यूरिन। नेक्स्ट है आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म। हमारा लीवर कम थोड़ी ना पड़ेगा, हमारा लीवर जो पॉइजनस मटेरियल आ रहा है ना, पॉइजनस मटेरियल को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। वो टॉक्सिक तो रहेगा, पर वो अब बहुत कम टॉक्सिक रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और वी कैन से मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है पॉइजनस जो मटेरियल है उसे लेस पॉइजनस में कन्वर्ट करने का काम, मेटाबॉलिज्म का काम जो कि आपका लीवर करता है। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जब वो लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ये लेस हार्मफुल भी होगा। साथ ही साथ एलिमिनेशन आप बढ़ा सकते हैं, डाईयूरेटिक्स आप दीजिए, जिसकी वजह से यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होगा, उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो पॉइजन आपके ब्लड में है वो किडनी के थ्रू फिल्टर होके यूरिन की फॉर्मेशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाए बॉडी से। उसके बाद है एंजाइम इंडक्शन। ऐसे एंजाइम, उनको हम क्या करेंगे, जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे, उनको हम इंड्यूस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई एंजाइम है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म करवा रहा है। और मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि जो मोर पॉइजनस है उसको लेस पॉइजनस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फिर ये एंजाइम अच्छा है, क्योंकि ये एंजाइम क्या करा रहा? मेटाबॉलिज्म करा रहा, जिसमें क्या हो रहा? मोर पॉइजनस जो है लेस पॉइजनस में कन्वर्ट हो रहा। तो ये एंजाइम अच्छा है, तो इस एंजाइम को इंड्यूस करेंगे, इस एंजाइम का इंडक्शन करेंगे, इस एंजाइम के काम करने की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, नंबर को बढ़ाएंगे, जिसे बोलेंगे एंजाइम इंडक्शन। और अगर एंजाइम इंडक्शन होगा तो मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा, और मोर टॉक्सिक फॉर्म जो है लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी। साथ ही साथ यूरिन के फॉर्मेशन से आप निकाल ही सकते हैं। एक और है बिलियरी यूरिनरी एक्सक्रीशन, मतलब कि यहाँ पर बाइल के फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं। जो फीकल मटेरियल आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है, जो बाइल आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है, उसके थ्रू भी पॉइजन मटेरियल जो है एक्सक्रीट आउट होते हैं बॉडी से। उसके बाद है डायलाइसिस। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पेशेंट खड़ा है जिसकी दोनों किडनी काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में इसके ब्लड में पॉइजन है। अब इसकी किडनी भी काम नहीं कर रही, तो ब्लड फिल्ट्रेट नहीं होगा, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और पॉइजन रिमूव आउट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या कराएंगे? हीमोडायलिसिस कराएंगे। हीमोडायलिसिस में क्या होता है? जब आपकी किडनी सही से काम नहीं करती, जब आपकी किडनी ब्लड को फिल्टर सही से नहीं करती, तो हीमोडायलिसिस जो इक्विपमेंट है पूरा, वो क्या करता है? डायलिसिस करता है, मतलब कि आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, उसे टॉक्सिक फ्री बनाता है, उसमें से टॉक्सिसिटी रिमूव कर देता है। तो डायलिसिस भी आप करा सकते हैं। तो आपने देखे कई तरीके, जैसे कि सबसे पहला, रिमूवल फ्रॉम द एनवायरमेंट। जहां से भी प्रॉब्लम आ रही है उस एनवायरमेंट से रिमूव हो जाओ। और ये सारे कौन से तरीके हैं? आपको एब्जॉर्प्शन रोकना है। आपको किसका एब्जॉर्प्शन रोकना है? पॉइजन का। क्योंकि हमने सबसे पहले देखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन, जहां पर हमें पता लगाना था कि पॉइजन है कौन सा, इफेक्ट कितना है, कितने अमाउंट में लिया। ये सब हम किस में पढ़ रहे हैं? पॉइजन स्पेसिफिक मेजर में। सबसे पहले देखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन, उसके बाद देखा एब्जॉर्प्शन को रोकना है, प्रिवेंशन ऑफ फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कैसे रोक सकते हैं? रिमूवल फ्रॉम द एनवायरमेंट, एमेसिस, गैस्ट्रिक लेवेज, केमिकल एब्जॉर्प्शन वाया एलिमिनेशन, यूरिन फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इंजेस्टेड, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमिनेशन, एंजाइम इंडक्शन, बिलियरी एंड यूरिनरी एक्सक्रीशन, डायलाइसिस। इन तरीके से आप एब्जॉर्प्शन को फर्दर, जो पॉइजन है उसके एब्जॉर्प्शन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी बातें लिखी हुई है, सबको डिटेल में बता रखा है। सबसे पहले पॉइजन को आइडेंटिफिकेशन करो, फिर उसका फर्दर एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करना है, रिमूवल फ्रॉम द एनवायरमेंट बता दिया मैंने, एमएसएस आपको मैंने पूरा बता दिया। उसके बाद मैंने आपको
इंडक्शन ऑफ इमेसिस के एजेंट भी बता दिए, जैसे कि आपका यहाँ पे दे रखा है एपोमॉर्फिन। देखो यहाँ पर आपको थर्ड पॉइंट में दे रखा है एपोमॉर्फिन, जो कि रैपिड इन एक्शन होता है, आईवी के थ्रू देते हैं, विद इन 3 to 5 मिनट वॉमिटिंग करवा देता है। उसके अलावा मैकेनिकली भी आप वॉमिटिंग कर सकते हैं। आप अपने फेरिंग्स को, पोस्टीरियर फेरिंग्स को स्ट्रोक कर सकते हैं। हिंदी में बोलूँ तो 4 उंगली मुंह में डालकर उसको चौक करके आप उल्टी कर सकते हैं। उसके बाद है एपेक्वाना सिरप, तो ये भी वॉमिटिंग को इंड्यूस करता है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। एपोमॉर्फिन वाली बात भी मैंने आपको बता दी है। एक बात और ध्यान रखना, एपोमॉर्फिन जो है एक सीएनएस डिप्रेसेंट है। एपोमॉर्फिन हम किस लिए दे रहे हैं? एपोमॉर्फिन हम इसलिए दे रहे हैं ताकि उल्टी हो जाए, पर एपोमॉर्फिन क्या है? सीएनएस डिप्रेसेंट है। तो अगर कोई पेशेंट जिसने पॉइजन लिया है और वो पॉइजन कैसा हो? वो पॉइजन सीएनएस डिप्रेसेंट वाला हो, पॉइजन भी सीएनएस डिप्रेसेंट वाला, हम जो इंजेक्शन लगा रहे हैं एपोमॉर्फिन वो भी सीएनएस डिप्रेसेंट होगा, तो पेशेंट गया। तो ध्यान रखना, अगर पॉइजन सीएनएस डिप्रेसेंट वाला है तो उस कंडीशन में एपोमॉर्फिन मत देना उल्टी कराने के लिए। तो सबसे पहले जरूरी बात तो यही होती है ना कि हमें पॉइजन का पता लगे कि भाई कौन सा पॉइजन है, एक्टिवेशन वाला पॉइजन है, डिप्रेसेंट वाला पॉइजन है, कोरोसिव पॉइजन है, या फिर हाईली एल्कलाई हाईली एसिडिक पेट्रोलियम है, क्या है, कैरोसिन है कौन सा पॉइजन, कितनी क्वांटिटी में है, सबसे पहले तो वो पता करना है, तभी तो हम ड्रग को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर आपको पता लगा कि एपोमॉर्फिन जो है सीएनएस डिप्रेसेंट है, और मान लीजिए जो आपने पॉइजन लिया वो भी सीएनएस डिप्रेसेंट हो, तो फिर तो आप एपोमॉर्फिन दे ही नहीं सकते। ठीक है, और अगर एपोमॉर्फिन का ओवरडोज हो जाए तो उसको हम कैसे सही करेंगे? नैलोक्सोन देके, क्योंकि ये नैलोक्सोन जो है एपोमॉर्फिन का एंटागोनिस्ट है। उसके बाद गैस्ट्रिक लेवेज, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं, आपके स्टमक में इंसर्ट करते हैं, ल्यूक वार्म वाटर वहाँ पे रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फर्दर जो है वॉश आउट हो जाता है। देखो, ए ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू द स्टमक, कंटेंट ऑफ स्टमक इज वॉश्ड विथ वाटर और सलाइन टू रिमूव अनएब्जॉर्ब पॉइजन। जो भी पॉइजन अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए हम वहाँ पर वाटर और सलाइन को डालते हैं ताकि वो वॉश आउट हो जाए। प्रोसीजर मस्ट बी स्टार्टेड एज सुन एज पॉसिबल। देखो, पॉइजन ले लिया है तो प्रोसीजर जो है फटाफट स्टार्ट कर दो, 30 से 45 मिनट के अंदर अंदर कर ही देना है। गैस्ट्रिक लेवेज मे बी यूजफुल फॉर एज लॉन्ग एज 6 आवर आफ्टर इंजेक्शन ऑफ पॉइजन। मैक्स टू मैक्स 6 आवर, पर 6 आवर में तो देखो बहुत सारा पॉइजन एब्जॉर्ब हो जाता है। सीधी सी बात है, विद इन 30 मिनट 45 मिनट आपको ये प्रोसीजर पूरा स्टार्ट कर देना है। गैस्ट्रिक लवास कैन बी, और वी कैन से गैस्ट्रिक लेवेज कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ, किस कंडीशन में गैस्ट्रिक लेवेज को हम प्रेफर करते हैं? जब पेशेंट कोमेटोज हो, मतलब कि गहरी नींद में सोया हो, या फिर अनकॉन्शियस हो, या फिर अनकोऑपरेटिव हो। ठीक है, या फिर ऐसी कंडीशन जहां पर एमएसएस हम नहीं करा सकते, जैसे कि सीएनएस स्टिमुलेंट की कंडीशन में, डिप्रेसेंट की कंडीशन में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कंडीशन में, और एसिडिक नेचर ज़्यादा हो पॉइजन का, या बेसिक नेचर ज़्यादा हो, कोरोसिव मटेरियल हो, तो उस कंडीशन में एमएसएस नहीं करा सकते। और जिस कंडीशन में एमएसएस नहीं करा सकते उस कंडीशन में हम ये यूज़ करते हैं जिसका नाम है गैस्ट्रिक लेवेज, जहाँ पर अगर पेशेंट गंदी नींद में हो, बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में हो, बहुत ही ज़्यादा गंदी नींद में हो, उसकी नींद ही नहीं खुल रही हो, या फिर अनकॉन्शियस हो, अनकोऑपरेटिव हो, तो उस कंडीशन में आप गैस्ट्रिक लेवेज को प्रीफर कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर एक नेजल रूट के थ्रू या ओरल रूट के थ्रू आप पाइप दो जो कि स्टमक में आएगा, वहाँ पर वाटर रिलीज करो, सलाइन रिलीज करो, जिसकी वजह से जो अभी तक अनएब्जॉर्ब पॉइजन था वो वॉश आउट हो जाएगा, और ये एज सुन एज पॉसिबल आपको करना है। उसके बाद केमिकल एड्जॉर्प्शन, जो एक्टिवेटेड चारकोल की मैंने बात करी है, एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है? एड्जॉर्ब कर लेता है पॉइजन को। 50 ग्राम ऑफ चारकोल इज सस्पेंडेड इन ए ग्लास ऑफ वाटर एंड एडमिनिस्ट्रेट ओरली थ्रू गैस्ट्रिक ट्यूब। सीधी सी बात है, एक पानी लो, उसमें 50 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल डाल दो, या फिर आप चारकोल बोल लीजिए। 50 ग्राम ऑफ चारकोल इज सस्पेंडेड इन ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, एडमिनिस्टर्ड ओरली और थ्रू गैस्ट्रिक ट्यूब, या तो गैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू ले लो या फिर आप ओरली ले लो, एक ग्लास में 50 ग्राम चारकोल डाल के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम एक्टिवेटेड चारकोल को प्रीफर करेंगे। जैसे आपका एसिटामिनोफेन है, एसिटाइलसिस्टीन है, एकोनिटीन है, अल्कोहल है, एम्फेटामाइन है, आर्सेनिक है, बार्बिचुरेट्स है, बेलोडोना एल्कोलॉइड्स है, कैम्फर है, क्लोरोक्विन है, कोकेन है, कोल्चिसिन है, डिजिटलिस है, आयोडीन है, मर्क्यूरी क्लोराइड है, मिथाइल सैलिसाइलेट है, निकोटीन, ओपिएट्स, पेराथायोन, फिनाइटोइन, पेमाक्विन, क्विनिडिन, क्विनिडिन, सेलिसाइलेट, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट,
मेप्रोबिमेट एंड ग्लूटामाइड। ये जितनी भी आपको ड्रग्स दे रखी है, जितने भी आपको एजेंट्स दे रखे हैं, अगर इनमें से किसी का भी ओवरडोज हो जाए हमारे शरीर में, जिसकी वजह से पॉइजन इफेक्ट आए या टॉक्सिक इफेक्ट आए, आई रिपीट, इन सब का ओवरडोज होने की वजह से पॉइजनस इफेक्ट आए, टॉक्सिक इफेक्ट आए, तो उसको हम सही कर सकते हैं एक्टिवेटेड चारकोल की मदद से। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, ये जो आपका एक्टिवेटेड चारकोल है ये फर्दर इन सब को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इसकी सरफेस पे आकर जुड़ जाएंगे, तो ये रिलीज नहीं होंगे, रिसेप्टर से जुड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आपको बता रखा है कि एक्टिवेटेड चारकोल इज नॉट इफेक्टिव इन केस ऑफ, देखो किस केस में ये इफेक्टिव नहीं होते, अगर कोरोसिव मटेरियल है, या फिर इथेनॉल का केस है, आयरन का केस है, टॉल ब्यूटामाइड का केस है, या मिथाइल कार्बोमेट का केस है, तो यहाँ पर इन कंडीशंस में आप एक्टिवेटेड चारकोल को यूज नहीं कर सकते। आई रिपीट, कोरोसिव पॉइजन है, एथेनॉल की पॉइजनिंग है, आयरन की पॉइजनिंग है, टॉल ब्यूटामाइड की है, या फिर मिथाइल कार्बामेट की है, इन कंडीशन में आप एक्टिवेटेड चारकोल और वीकेंड से चारकोल को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक बार आप देख लेना कि एक्टिवेटेड चारकोल इज नॉट इफेक्टिव इन केस ऑफ इमेटिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज एक्टिवेटेड चारकोल बाइंड विद इमेटिक एजेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास इमेटिक एजेंट है जो कि उल्टी करवा रहा है, ठीक है, ये पेशेंट है, इसको आपने इमेटिक एजेंट दिया ताकि उल्टी हो जाए, और उसी कंडीशन में कोई समझदार आया और उसने बोला कि भैया चारकोल भी दे दो, चारकोल भी बढ़िया काम करता है, चारकोल भी दे दिया भैया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये चारकोल जो है इस इमेटिक एजेंट को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। ये जो बेचारा इमेटिक एजेंट था ये कहाँ पे आ गया, चारकोल के ऊपर आ गया, इस तरह से आ गया। तो क्या ये इमेटिक एजेंट जुड़ पाएगा, अपना काम कर पाएगा? ये ना तो रिसेप्टर से जुड़ पाएगा, ना ही अपना काम कर पाएगा, ना ही ये उल्टी करा पाएगा, और ये उल्टी नहीं करा पाएगा तो पॉइजन जो है एब्जॉर्ब होता जाएगा शरीर में और बंदा खत्म। तो हमेशा ध्यान रखना, इमेटिक एजेंट्स को चारकोल के साथ कभी यूज मत करना, क्योंकि जो इमेटिक एजेंट होते हैं वो चारकोल की सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है आपका न्यूट्रलाइजेशन। देखो सीधी सी बात है, अगर आपने एसिड वाला पॉइजन लिया है तो मैं आपको बेस दे दूंगा, अगर आपने बेस वाला पॉइजन लिया है तो मैं आपको एसिड दे दूंगा। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उसे न्यूट्रल करने का काम मेरा होगा। अगर एसिडिक पॉइजन है तो बेस दे दो, बेसिक पॉइजन है तो एसिड दे दो, कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवानी होती है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, साथ ही साथ CO2 रिलीज होती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर आपने एसिडिक पॉइजन लिया है तो बेस देंगे, और एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे, जिसकी वजह से CO2 का फॉर्मेशन होगा, और CO2 के फॉर्मेशन की वजह से, CO2 के लिबरेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम आता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसमें हीट प्रोडक्शन भी होता है। तो जब हम सही कर रहे हैं, जब हम न्यूट्रल करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हीट प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर CO2 लिबरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। सो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज नॉट अटेम्प्टेड नाउ। ठीक है, उसके बाद है आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ाना। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन बढ़िया चीज़ है, ये क्या करेगा, मोर टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगा। पर एक दिक्कत है कि ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। अच्छा प्रोसेस है पर स्लो है, और स्लो है तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर इससे मैं आपको और डिटेल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि मोर टॉक्सिक सब्सटेंस जो है लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये आपको क्लियर है कि मोर टॉक्सिक जो है लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट हो रहा है। पर कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जहां पर इसका उल्टा हो जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है और उसको हुई है मेथेनॉल पॉइजनिंग, मतलब इस बंदे के शरीर में मेथेनॉल का कंसंट्रेशन हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, इसको हो चुका है मेथेनॉल पॉइजनिंग। तो मेथेनॉल पॉइजनिंग हुई है तो हमारे बॉडी में लीवर है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही सही, इसका भी मेटाबॉलिज्म होगा ही सही। तो इसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद बनता है फॉर्मिक एसिड। क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड।
पर ये फॉर्मिक एसिड बनता ही जाता है, बनता ही जाता है, बनता ही जाता है, क्योंकि मेथनॉल बहुत ज़्यादा है तो इसका कन्वर्जन हो रहा है, इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है और फॉलिक एसिड बनता ही जा रहा है। और अगर फॉलिक एसिड इसी तरह से बनता रहा तो ये आपको हेडेक कर सकता है, हैंगओवर कर सकता है, किडनी को फेल भी कर सकता है और ब्लाइंडनेस भी कर सकता है। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। मेथनॉल पॉइजनिंग पहले ही हो रखी थी, जब इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जब इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा तो फॉर्मिक एसिड बन रहा, और फॉर्मिक एसिड के ओवर प्रोडक्शन की वजह से ब्लाइंडनेस, किडनी में प्रॉब्लम, हेडेक, हैंगओवर, ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो क्या ये अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। पहले ही दिक्कत थी, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद और दिक्कत आ गई। तो इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम कुछ ना कुछ तो रेस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां पर जो रेस्पॉन्सिबल होता है मेथनॉल को फॉर्मिक एसिड में बदलने के लिए, वो होता है आपका एथेनॉल। तो ध्यान रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, methanol is converted into formic acid. I repeat, in the presence of ethanol, this methanol is converted into formic acid. और ये फॉर्मिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन की वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें कहीं ना कहीं इस एथेनॉल को रोकना पड़ेगा। तो ये भी कंडीशन होती है। देखो जनरली तो क्या होता है, मोर टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक बन रहा है, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है जहां पर मेथनॉल की पॉइजनिंग पहले से ही हो रही है, फिर मेटाबॉलिज्म के बाद और फॉर्मिक एसिड बन रहा है और ये और दिक्कत दे रहा है, तो ये दिक्कत है, ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ये गलत वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, तो और टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। तो इस कंडीशन में जो ये करवा रहा है, एथेनॉल करवा रहा है, तो इस एथेनॉल को हटा दो। जब ना रहेगा एथेनॉल, ना होगा आपका मेथनॉल कन्वर्ट फॉर्मिक एसिड में, और ये सब सही रहेगा। तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि जो मेथनॉल है उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मिक एसिड बन रहा है, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम आ रही है, और ये करवा रहा है एथेनॉल। तो हमें एथेनॉल को रोकना है, तो यहाँ पे दे दिया नेगेटिव साइन, यहाँ पे ये लिख भी दिया मैंने। फिर है आपका बिलियरी एक्सक्रीशन। यहाँ पर क्या होता है, इंड्यूसर ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम एनहेंस द बिलियरी एक्सक्रीशन ऑफ पॉइजन। अगर आप माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस करेंगे, जैसे कि साइटोक्रोम P450 वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर बिलियरी एक्सक्रीशन के थ्रू आपका जो पॉइजन है वो रिमूव होगा, पर ये जो प्रोसेस है वो स्लो है। ये भी प्रोसेस कैसी है, स्लो प्रोसेस है। सो इट इज यूज्ड, इसको हम कब यूज करेंगे, जब आपकी पॉइजन का, ध्यान से सुनना, जब आपके पॉइजन का हाफ लाइफ जो है वो ज्यादा होगा। मतलब कि आपका पॉइजन धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, आपका पॉइजन धीरे धीरे जाके सर्कुलेशन में जाएगा। जब वो धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप बिलियरी एक्सक्रीशन के थ्रू से धीरे धीरे निकालो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा, एक साथ आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। तो ये उसी कंडीशन में आप यूज करना जिस कंडीशन में पॉइजन का हाफ लाइफ ज्यादा हो, ठीक है। तो बिलियरी एक्सक्रीशन उसी कंडीशन में हम यूज करते हैं जहां पर पॉइजन का हाफ लाइफ ज्यादा हो, तभी हम ये प्रीफर करते हैं। उसके बाद है यूरिनरी एक्सक्रीशन। तो मैंने आपको बोला डायूरेटिक दे दो, बहुत अच्छे अच्छे डायूरेटिक्स है, जैसे कि फिरोसेमाइड, आपने पूरे डायूरेटिक पढ़े हैं 5th सेमेस्टर में मेडिसिनल केमिस्ट्री में, मैंने खुद ने पढ़ाए हैं, स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक, माइल्ड डायूरेटिक, वीक डायूरेटिक वगैरह वगैरह। डायूरेटिक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि यूरिनरी एक्सक्रीशंस, मतलब कि एलिमिनेशन का रेट बढ़ा देते हैं, और अगर जल्दी जल्दी टॉयलेट निकलेगा, जल्दी जल्दी आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, फ्रिक्वेंट आप वॉशरूम यूज करेंगे, तो जितना ज्यादा वॉशरूम यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आप यूरिन को पास आउट करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाता है, और यूरिन का पास आउट बढ़ जाता है डायूरेटिक से। एग्जाम्पल हो गया फ्यूरोसेमाइड, और ये बहुत इफेक्टिव है क्योंकि पॉइजन एलिमिनेट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। पर ये डायूरेटिक्स आप सोच समझ के यूज करना। अगर पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम है, रीनल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पल्मोनरी प्रॉब्लम है, तो फिर आप डायूरेटिक्स का यूज मत करना। लास्ट ऑप्शन है डायलिसिस, जो मैंने आपको बता दिया कि किडनी जब काम नहीं करती तो आप फिल्ट्रेशन करा सकते हो, हीमोडायलिसिस करा सकते हो, जिससे ब्लड फिल्टर हो जाएगा, पॉइजन जो है रिमूव हो जाएगा। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हम पॉइजन को ट्रीट कर सकते हैं। हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं, हम डायलिसिस करा सकते हैं, हम बिलियरी एक्सक्रीशन के थ्रू, या फिर एंजाइम को इंड्यूस करके, बायो ट्रांसफॉर्मेशन करा के, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू। उससे पहले हमने देखा एक्टिवेटेड चारकोल, ड्रग्स के एग्जाम्पल भी देखे। उससे पहले हमने देखा था गैस्ट्रिक लेवेज, उससे पहले हमने देखा था इमेसिस करवाना, और उससे पहले हमने देखा था रिमूवल फ्रॉम द एनवायरमेंट, और सबसे पहले देखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन। और उससे पहले हमने ये देखा था कि पॉइजन क्या होता है, एंटीडोट क्या होता है, पॉइजनिंग क्या होती है, एंटीडोट कैसे काम करता है, पॉइजन कैसे असर करता है, वगैरह वगैरह। आगे देखकर पॉइजन एंड एंटीडोट
समझ में आया? बहुत डिटेल लेक्चर था, है ना? चलिए कोई बात नहीं। अभी सोडियम थायोसल्फेट का ऐसे देख लेते हैं कि सोडियम थायोसल्फेट को कैसे पता करेंगे कि हमारे सैंपल में कितना है। चलिए आगे चलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये आपका सोडियम थायोसल्फेट का ऐसे है। हमारे पास जो भी सैंपल है हमें पता करना है कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट है, तो उसको पता करने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। एक्यूरेटली मेजर अ वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या करा, हमारा जो भी सैंपल है उसको एक्यूरेटली मेजर कर लिया। शुरू में हम वे कर रहे थे, यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सैंपल है, इसको हमने मेजर कर लिया। फिर उसके बाद ऐड 30 ml वाटर, 30 ml वाटर को ऐड कर दिया। क्यों ऐड करा सर? क्योंकि हमें क्या करना था, ऐड वाटर टू मेक 30 ml सॉल्यूशन, हमें 30 ml तक करना था, तो हमने वाटर ऐड कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, 1 ml स्टार्च इंडिकेटर को ऐड किया, स्टार्च इंडिकेटर के सॉल्यूशन को ऐड किया। सर एक बार रिपीट कर दो। कुछ भी नहीं है, हमारे पास सैंपल है, सैंपल में हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि कितने अमाउंट में सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक है। अब कैसे पता करें, ऐसे करना पड़ेगा, ASSAY करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसका एक प्रोसीजर है। सबसे पहले हमने क्या करा, जो भी हमारे पास सैंपल था उसको एक्यूरेटली मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद उसका वॉल्यूम मेकअप कर दिया 30 ml तक, वाटर वगैरह डाल के, ठीक है। उसके बाद स्टार्च इंडिकेटर का सॉल्यूशन डाल दिया 1 ml, ठीक है। उसके बाद उसका टाइट्रेट करवाना पड़ेगा, और इसको टाइट्रेट करने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए होता है 0.05 मोलर पर लीटर आयोडीन सॉल्यूशन। ये I2 इस तरह से लिखना, वो पीपीटी में वैसे ही लिखा मैंने में आता है। तो यहाँ पर ये क्या है, टाइट्रेट क्या है आपका, 0.05 मोल पर लीटर आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइट्रेशन स्टार्ट होगी, टाइट्रेट नीचे जाएगा, यहाँ पर जो भी है आपका कंपाउंड वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। पर एक कंडीशन में, आपके सैंपल में जितना भी सोडियम थायोसल्फेट था वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही आपके सैंपल का सोडियम थायोसल्फेट खत्म हुआ, हमने एक इंडिकेटर भी डाला है जिसका नाम है स्टार्च। तो यहाँ पर क्या है, स्टार्च है। तो अब जो अगली बूंद आएगी ना, वो स्टार्च से रिएक्ट करेगी, और जैसे ही स्टार्च से रिएक्ट करेगी कलर आ जाएगा। तो जैसे ही कलर आता है या कलर चेंज होता है या जो कुछ भी रिएक्शन एंड पॉइंट आता है, तो हमें पता लग जाता है कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जितना भी सोडियम थायोसल्फेट था, जो भी हमारा ऐसा था सोडियम थायोसल्फेट का, जितना भी हमारे सैंपल में, ध्यान से सुनना, जितना भी हमारे सैंपल में सोडियम थायोसल्फेट था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमने आयोडीन डाला, वो सारा आयोडीन जो है सोडियम थायोसल्फेट को न्यूट्रल करता चला गया। और एक कंडीशन के बाद हमारे नीचे जो सॉल्यूशन है, एनालाइट का जो भी सॉल्यूशन है, इसमें कोई भी सोडियम थायोसल्फेट नहीं है। तो जैसे ही अगली बूंद आएगी, अगली बूंद टाइट्रेंट की आएगी, वो सीधा इंडिकेटर से रिएक्ट करेगी, और जैसे ही टाइट्रेंट इंडिकेटर से रिएक्ट करेगा कलर चेंज हो जाएगा। तो कलर चेंज होते ही हमें पता लग जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जितना भी अमाउंट में ये मेजर कर लेंगे, जितना भी अमाउंट में हमें यहाँ पर डालना पड़ा है, उस हिसाब से फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना सोडियम थायोसल्फेट जो है हमारे सैंपल में होगा। बहुत इजी है, एनालिसिस है पूरी, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, पॉइजन एंड एंटीडोट। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और एस्ट्रिंजेंट को कंप्लीट करते हैं। और एस्ट्रिंजेंट में एक खास बात हो रही है कि यहाँ पर कोई भी ऐसे नहीं है। चलिए, तो आ जाइए नेक्स्ट लेक्चर में, एस्ट्रिंजेंट के लेक्चर में।